नमस्ते बच्चों, आरएसवी ग्रुप ऑफ स्कूल्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका नरेंद्र कौर एक नए पाठ के साथ फिर हम उपस्थित हुए हैं। पाठ 15 नीलकंठ। नीलकंठ बच्चों भगवान शिव को भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जब विष पिया था तो उनका गला, उनका कंठ मीन्स गला नीला हो गया था। लेकिन ये जो हमारा पाठ है, पाठ 15 नीलकंठ, ये भगवान शिव के ऊपर नहीं है, इस विषय पर नहीं है। यहाँ पर इस पाठ में नीलकंठ जो है वो एक मोर है। इस मोर पर ये पूरी कहानी आधारित है, क्योंकि मोर के भी बच्चों गर्दन जो होती है वो नीले रंग की होती है, इसलिए इस पाठ का नाम नीलकंठ रखा है और ये पाठ उस मोर पर आधारित है। बच्चों, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी होता है। अब इस कहानी की, इस पाठ जो है वो कहानी है, और इस कहानी में कुछ इस प्रकार है, वो हम आगे पढ़ते हैं। देखते हैं कि नीलकंठ जो इसकी लेखिका हैं वो हैं महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जब एक दिन स्टेशन पर कुछ अतिथि को छोड़कर जब पुनः वापस लौटती हैं तो रास्ते में एक दुकान होती है जहाँ पर पशु पक्षियों को बेचा जाता है। महादेवी वर्मा अक्सर उस दुकान पर जाया करती थी और वहाँ से पक्षी खरीदती थी, चाहे वो पशु हो, चाहे खरगोश हो, चाहे तोता है, इस तरह के पक्षी खरीदकर वो घर पर पालती थी। जब महादेवी वर्मा स्टेशन से घर की तरफ जा रही होती है तो रास्ते में दुकान होती है और उस दुकान वाले का नाम होता है बड़े मियाँ। बड़े मियाँ मुसलमानों में एक आदर सूचक संबोधन है। बड़े मियाँ का अर्थ क्या है बच्चों? मुसलमानों में आदर सूचक संबोधन। तो उसकी दुकान पर जाती है। बड़े मियाँ कहते हैं कि अभी जो है 2 मोर के बच्चे दुकान में आए हुए हैं, किसी ने मुझे दिए हैं, कोई चिड़ीमार। चिड़ीमार क्या होता है? चिड़िया पकड़ने वाला। चिड़ीमार 2 मोर के बच्चे लेकर आया है और मैंने इसे कितने रुपए में खरीदा है? मैंने इसे 30 रुपए में खरीदा है, तो क्या आप लेंगी? तो महादेवी वर्मा उन्हें, जो 2 मोर के बच्चे होते हैं, उन्हें 35 रुपए में उस बड़े मियाँ से खरीद लेती है और घर आ जाती है। घर आकर जब बाकी परिवार वाले उस मोर के बच्चों को देखते हैं और पूछते हैं कि ये किसके बच्चे हैं, ये चिड़िया के बच्चे हैं, किसके हैं, तो वो बताती हैं कि ये मोर के बच्चे हैं। लेकिन परिवार वाले कहते हैं कि ये दिखने में तो तीतर के बच्चे जैसे नज़र आते हैं। तो कहती कोई बात नहीं, चाहे तीतर के हैं चाहे कुछ भी हैं तो चिड़िया के बच्चे, और मैं इन्हें पाल लूँगी। अब जब वो महादेवी वर्मा उन दोनों चिड़िया मोर के बच्चों को लेकर आती हैं तो उसे जाली घर में रखने लगती है। उनको वहाँ पे भाई उनका घर है ये, लेकिन वहाँ पर अंदर घुसने में वो दोनों ही पक्षी काफ़ी डरे हुए और सहमे हुए होते हैं, वो उस पिंजरे में नहीं जाते। तब वह महादेवी वर्मा अपने ही कमरे में, जहाँ पे वो पढ़ती थी, उस कमरे में उन दोनों पक्षियों को एक बार वहाँ पे छोड़ देती हैं ताकि उनका थोड़ा डर मिट सके। पक्षी कभी इधर घूमते हैं, मोर के दोनों जो बच्चे हैं, कभी इधर कभी टेबल पर, यहाँ तक कि कई बार महादेवी वर्मा के सिर पर भी बैठ जाते हैं। और धीरे धीरे घूमते घूमते उन्होंने जो अपना आवास, रहने का ठिकाना बनाया, वो था बच्चों महादेवी वर्मा, जिसमें उनका जो कूड़ादान था, जो डस्टबिन था, जिसमें वो कागज़ वगैरह फेंकती थी, रफ कागज़, उसमें वो दोनों पक्षी, दोनों छोटे बच्चे उसमें बैठ जाते हैं। कुछ दिनों बाद उनका थोड़ा सा डर ख़त्म होता है। अब वो क्या, कमरे में बहुत ज़्यादा शरारत करने लग जाते हैं, उन्हें तंग करने लग जाते हैं, थोड़े से बड़े भी हो जाते हैं। अब उनको कमरे में रखना सही नहीं था, कमरा काफ़ी अस्त व्यस्त वो कर देते थे। तब जब उनका थोड़ा डर ख़त्म हो गया, तब महादेवी वर्मा ने अब उनको जाली घर में रखने की सोची और उन दोनों मोर के बच्चों को
वह जाली घर में उनको वहाँ पर छोड़ देती हैं। अब जाली घर में वहाँ पर और भी जाली घर होते हैं जिसमें और पशु पक्षी भी महादेवी वर्मा ने पाले होते हैं, जिनमें खरगोश है, बड़े खरगोश हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तोता है, एक छोटी सी कुतिया है, इस तरह के और भी कई वन्य जीव पाले हुए होते हैं। अब जब वहाँ पे वो मोर के बच्चे जाली घर में जाते हैं तो दूसरे अन्य जो सदस्य होते हैं, जो पशु पक्षी वहाँ पर जाली घर में रहते हैं, वो उनका बहुत स्वागत करते हैं। वो उनका उसी तरह से स्वागत करते हैं जैसे एक नई नवेली दुल्हन का करते हैं। सब उससे बात करने की कोशिश करते हैं, उनके आगे पीछे घूमते हैं। कबूतर जो है उनके पीछे आगे पीछे गुटर गूं करके घूमता है ताकि उनसे वो बातचीत करें। बड़े खरगोश जो हैं वो एकटक उनको देखते हैं और उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वह उछल कूद करते हैं और इधर उधर खुशी से घूमते हैं। तोता एकटक एक आंख बंद किए उनको निहारता रहता है। सब उनका बहुत खुशी से स्वागत करते हैं। अब वो जाली घर में आ गए हैं, वह सब उनके मित्र बन गए हैं। जो मोर के जो 2 छोटे बच्चे लाए गए थे, अब वो धीरे धीरे बड़े हो गए हैं और उनका शारीरिक परिवर्तन भी हुआ है। मोर काफ़ी सुंदर हो चुका है। जब वह बड़ा होता है तो मोरनी की अपेक्षा काफ़ी वो सुंदर होता है। उसके काफ़ी बड़े पंख होते हैं। इतनी मोरनी सुंदर नहीं होती है। उसकी नीली गर्दन होती है। इस गर्दन के कारण महादेवी वर्मा ने, जो इतना खूबसूरत वो मोर था, उसकी नीली नीली गर्दन थी, इस गर्दन के कारण महादेवी वर्मा ने उस मोर का नाम रखा नीलकंठ। और चूंकि जो मोरनी थी वो उस मोर के पीछे छाया की तरह रहती थी, हमेशा उसके साथ साथ रहना उसको पसंद था, इसलिए मोरनी का नाम रखा गया राधा। राधा और नीलकंठ, इन दोनों में आपसी बहुत ज़्यादा प्रेम था। दोनों एक साथ रह के काफ़ी खुश रहते थे। जब मोर बड़ा हुआ तो वो उस जाली घर का सेनापति की तरह काम करता था। सेनापति हो गया क्योंकि उनकी जब भी वो दाना चुगने जाते थे तो मोर जो था उन सभी पशु पक्षियों को एक साथ ले जाया करता था। अगर उसमें से कोई भी पशु पक्षी शरारत करता था तो अपनी चोंच मारकर उसे दंड भी देता था। और कई बार तो खरगोश के जो छोटे छोटे बच्चे जो उछल कूद करके इधर उधर घूमने लग जाते थे, उनको अपनी चोंच से उनके कान पकड़ लेता था। वह दंड ज़रूर देता था लेकिन सभी पशु पक्षियों से वो बहुत ज़्यादा स्नेह करता था। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि एक सांप जो है वह खरगोश के बच्चे के पास चला गया और उसे निगलने की कोशिश की। खरगोश का बच्चा काफ़ी छोटा था। वह अपनी बहुत धीमी आवाज़ में वो चिल्ला रहा था। अचानक इतनी धीमी आवाज़ भी मोर ने सुन ली और वह लपक कर वहाँ उस खरगोश के बच्चे के पास आ गया और उस मोर के फन को उसने अपने पंजों से दबा दिया और उसे मार दिया। इस तरह उसने खरगोश के बच्चे की जान बचाई। अब जब मोरनी ये सब देखती है तो वह किसकी आवाज़ निकालती है? उसे केका की जोर जोर से वो बोलती है। ये मोर की बोली होती है। वह जोर जोर से चिल्लाकर सभी को यह सूचना दे देती है कि इस तरह से सांप कोई हम पे आ गया है, कोई कष्ट आ गया है, और सब लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये एक घटना घटी वहाँ जाली घर में। अब इसके बाद ये होता है कि वहाँ पर एक अन्य मोर आता है, मोरनी आती है। वो किस प्रकार आती है बच्चों, वह देखेंगे कि हम उस जाली घर में एक मोरनी, नई मोरनी किस प्रकार आती है। एक बार लेखिका उसी राह से जा रही होती है जहाँ पे बड़े मियाँ की दुकान थी। वह बड़े मियाँ की दुकान पर रुकती है तो बड़े मियाँ बताते हैं कि एक चिड़ीमार एक मोरनी को वहाँ पर लेके आया है। वह काफ़ी घायल है, उसके पैर में चोट भी लगी है, क्या आप उसे लेना चाहेंगी? तो लेखिका उसे खरीद लेती है और उसे अपने घर पर लेके आ जाती है और उस जालीगर में रखती है। उसके पैर में काफ़ी चोट लगी हुई थी। जब उसकी
मरहम पट्टी करते हैं तो कुछ समय बाद वो ठीक हो जाती है, लेकिन जो उसकी चाल होती है वो थोड़ा लड़खड़ा कर चलती थी। तो उसके लड़खड़ाने के कारण उसका नाम रखा गया कुब्जा। बच्चों, कुब्जा का अर्थ होता है कुबड़ी। जिन व्यक्ति के कुबड़ निकल जाती है, कमर में पीछे पीठ थोड़ी उभर जाती है, उसको बोलते हैं कुबड़ निकलना, क्योंकि वो लड़खड़ा कर चलती थी। हालांकि उसकी पीठ पर कुबड़ नहीं थी, लेकिन उसके लड़खड़ाने के कारण उसका नाम रखा गया कुब्जा। कुब्जा जो थी वो अपने नाम की तरह ही काफ़ी, उसका व्यवहार जो था वह अच्छा नहीं था दूसरे पशु पक्षियों के साथ। वह हमेशा गुस्से में रहती थी, चिड़चिड़ी रहती थी, किसी के साथ प्यार से व्यवहार नहीं था, बातचीत नहीं करती थी। लेकिन वो नीलकंठ को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी। जब नीलकंठ और राधा एक साथ रहते थे तो राधा का नीलकंठ के साथ रहना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। जब भी राधा नीलकंठ के साथ रहती तो वह बीच में आ जाती, राधा को चोट पहुंचाने की कोशिश करती, कई बार उसके पंख भी नोच दिए। इस तरह से वह काफ़ी चिड़चिड़ी रहती थी। और जालीघर के जो बाकी पशु पक्षी थे वो भी कुब्जा को पसंद नहीं करते थे। लेखिका को जब इन बातों का पता चला तो उसने सोचा कुछ समय बाद इसका व्यवहार जो है कुब्जा का वो सामान्य हो जाएगा। लेकिन कई महीने बीतने के बावजूद भी कुब्जा के व्यवहार में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं आया। और नीलकंठ जब भी बाहर घूमने जाता, साथ में राधा होती, तो कुब्जा हमेशा उनके बीच में आ जाती और उनमें दूरियां बढ़ाती। इस तरह नीलकंठ हमेशा उदास रहने लगा। वह राधा से दूर हो चुका था, क्योंकि कुब्जा जो थी वो राधा को उसके नज़दीक नहीं आने देती थी। नीलकंठ राधा को बहुत ज़्यादा चाहता था। इस तरह से धीरे धीरे वह उदास रहने लगा और कई बार तो वो जालीघर से बाहर निकल के आमों के बाहर बगीचों में दूर चला जाता था और कई कई दिनों तक लौटता नहीं था। और जब लेखिका को इस तरह की बातों का पता चलता था तो वह नीलकंठ को वहाँ से लेकर आती थी। एक बार जब कुब्जा ने एक बार राधा के अंडों को भी नुकसान पहुंचाया। राधा ने जब अंडे दिए तो कुब्जा ने उन अंडों को तोड़ दिया। इससे नीलकंठ और भी ज़्यादा उदास हो गया। राधा भी काफ़ी उदास रहने लगी। अब उनके बीच में थोड़ी सी दूरियां आ गई। कारण थी कुब्जा। अब उसकी उदास रहने के कारण धीरे धीरे वो काफ़ी उदास रहने लगा। और एक दिन वो ऐसा हुआ कि महादेवी वर्मा जब बाहर आती हैं तो देखती हैं नीलकंठ अपने ही पिंजरे में कुछ लुढ़का हुआ टेढ़ा सा पड़ा है। जब वो नज़दीक आती हैं, देखती हैं तो क्या होता है, नीलकंठ मर चुका है। तब उसे वो एक चादर में लपेटकर गंगा में प्रवाहित कर देती है। उसे ये लगता है, राधा को ये लगता है कि नीलकंठ जो है अभी भी है, क्योंकि कई बार वो बगीचे में जा चुका था तो वो सोचती है शायद वो आ जाएगा, और लेकिन वो आता नहीं है। वो हमेशा उसका इंतज़ार करती है, पेड़ों पर जाती है और केका की ध्वनि निकालती है, लेकिन वो नहीं आता। वो उसका इंतज़ार कर रही होती है। और एक बार ऐसा होता है, कुब्जा जब नीलकंठ को ढूंढ रही होती है पेड़ों पे चढ़कर, तो जब वो नीचे उतरती हैं तो महादेवी वर्मा की जो कुतिया होती है उसके साथ वो उलझ पड़ती है, उससे लड़ाई झगड़ा करती है और वह कुतिया उसके गले में, किसके, कुब्जा के गले में अपने दांत गड़ा देती है और इस तरह से कुब्जा की मृत्यु हो जाती है। तो ये था हमारा पाठ नीलकंठ। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से महादेवी वर्मा ने ये जाना कि पशु पक्षियों में भी प्रेम की, जिस तरह व्यक्ति में, इंसानों में प्रेम की भावना होती है, तो पशु पक्षियों में भी एक दूसरे से जलन की भावना, ईर्ष्या की भावना, प्रेम की भावना, सहयोग की भावना देखी जाती है। इसी के साथ हमारा ये पाठ नीलकंठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।